उश! जुओ फैन एकदम से वू रंडोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें इधर उधर तेजी से घूमी, फिर जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वो मुस्कुराया। अरे वाह, तूने तो लड़ाई से पहले पूरा इलाका खाली करवा दिया। वू रंडोंग ने अकड़ कर कहा, मैं सरीन शोज ट्रेडिंग का दूसरा यंग मास्टर हूं। मेरे सामने तो वैसे भी सब भागते हैं। फिर उसने थूका और बोला, अब यहां बस हम दोनों हैं। पिछली बार की तरह तू मुझे चकमा नहीं दे पाएगा। जुओ फैन ने भौहें उठाई और हंसते हुए कहा, समझ गया, तू नहीं चाहता कि आम लोग घायल हों। तेरी दया की कोई हद नहीं है, लेकिन जब तुझे खुद ही मार खानी है तब दूसरों की इतनी फिक्र करने का समय है क्या? तुझे पता है मैं तुझे पहले हरा चुका हूं, फिर भी इतना आत्मविश्वास कहां से लाया कि इस बार जीत जाएगा? वो रंडोंग गुर्राया, चुप रह। अंजाम चाहे जो भी हो, तूने सरीन शोर्स ट्रेडिंग को अपना दुश्मन बना लिया है। अब भुगत। उसने जोर से दहाड़ लगाई, जमीन पर पैर पटका और जुओ फैन की ओर झपट पड़ा। उसके हाथों ने कुछ चिन्ह बनाए और उसके शरीर से एक बर्फीली आभा फैल गई। हाई प्रोफाउंड रैंक्ड मार्शल आर्ट आइस ड्रैगन ब्लास्ट। उसे पता था कि जुओ फैन कोई आसान ओपोनेंट नहीं है, इसलिए उसने पहले ही वार में पूरी ताकत झोंक दी। एक कड़कड़ाती हुई आवाज के साथ वू रंडोंग की देह चांदी जैसी बर्फीली रोशनी में बदल गई और वो 9 बर्फीले ड्रैगनों का रूप लेकर जुओ फैन की ओर टूट पड़ी। जुओ फैन ने आंखें सिकोड़ लीं। एक ही स्किल हर कल्टिवेटर के लिए अलग असर देती है, वो उसके कल्टिवेशन पर निर्भर करता है। ये एक प्रोफाउंड रैंक्ड मार्शल आर्ट थी, लेकिन वू रंडोंग एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट था और उसके पास था पेरेनियल आइस सोल। जब उसकी सोल और मार्शल आर्ट एक हुए तो वो खुद एक आइस ड्रैगन बन गया, जिससे इस स्किल की ताकत कई गुना बढ़ गई। मगर यही उसकी कमजोरी भी दिखा देती है। अगर कोई ऐसा ओपोनेंट मिल जाए जो उसके एलिमेंटल सोल को काबू कर सके तो वो उसकी इस लापरवाह चार्ज को गिनकर इस्तेमाल करके उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता है। दुर्भाग्य से जुओ फैन ऐसा ही ओपोनेंट था। जुओ फैन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सीधा उन ड्रैगनों की ओर उड़ान भर दी। बूम! जहां पहले जुओ फैन खड़ा था वहां आइस ड्रैगन का हमला हुआ। चारों तरफ ठंडक फैल गई और सराय के आसपास सब कुछ जमकर बर्फ में बदल गया, फिर धीरे धीरे टूटकर गायब हो गया। लेकिन वो ड्रैगन अभी भी वहीं थे, स्किल खत्म होने के बाद भी। उन्होंने मुड़कर आसमान में उड़ते जुओ फैन को देखा और फिर उसकी ओर झपटे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का पहला स्टेज शिफ्ट। जुओ फैन ने 9 ड्रैगनों की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी दाहिनी आंख में सुनहरी चमक थी। बूम! 9 ड्रैगन हवा में भिड़ गए और अपनी बर्फीली ताकत छोड़ते हुए पूरे इलाके को बर्फ में बदल दिया, फिर चमचमाती बर्फ की किरचों में टूट गए। उश! जुओ फैन अब दूसरी जगह प्रकट हुआ और उसने ड्रैगनों को चढ़ाने वाली मुस्कान दी। वू रंडोंग अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और ड्रैगनों को फिर से जुओ फैन के पीछे छोड़ दिया। जुओ फैन के पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड था, जो हर बार उसे खतरे से दूर निकाल लेता, और इधर ड्रैगन बस हवा में बर्फीले धमाके करते जा रहे थे। वू रंडोंग का चेहरा तमतमा उठा। उसे अब लग रहा था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। साथ ही वो गंभीर भी हो गया। उसे अब सच में जुओ फैन की ताकत का अंदाजा लग चुका था। जुओ फैन तो जैसे इन हमलों के बीच से मजे से निकलता जा रहा था, बिना किसी डर के। इससे साबित हो गया कि उनके बीच ताकत का फासला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि जुओ फैन को लड़ने की भी जरूरत नहीं लग रही थी। कमजोर इंसान समझदारी से यही करता कि भाग जाता, लेकिन वू रंडोंग अब भाग नहीं सकता था। वो जुओ फैन को कम से कम एक चोट तो देना चाहता था, चाहे वो खरोंच ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो इतना कर लेता तो उनका समझौता टूट सकता था। वू रंडोंग ने फिर से दहाड़ लगाई। 9 आइस ड्रैगन्स की ताकत अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने इतनी ठंड फैलाई कि आसपास की जगह ही नहीं, खुद स्पेस भी जमने लगा और सफेद हो गया। नीला आसमान अब काले बादलों से ढक गया था और बर्फ गिरने लगी थी। ड्रैगनों की दहाड़ के साथ एक भयंकर तूफान जुओ फैन के चारों ओर बन गया, जिससे उसका हर रास्ता बंद हो गया। जुओ फैन ने सिर हिलाया, अब असली ताकत दिखा रहा है। ये वही किस्म का इंसान है जो तब तक परेशान करता है जब तक ठीक से कूटा न जाए। मैंने तो इसे सच दिखाने की कोशिश की थी, पर इसे समझ ही नहीं आया। खैर, ही। उसने एक शैतानी हंसी के साथ अपने कुर्ते की बांह खींची और चेहरे पर एक गजब की मुस्कान थी। वो तो ब्रदर है। शहर के एक और कोने में वू रांजे एक रोशन महल में बिजनेस की बातचीत कर रहा था। बाहर के बर्फीले तूफान और हलचल को देखकर वो चीख पड़ा। उफ! फिर से उस बेवकूफ ने परेशानी शुरू कर दी। उनके पिता का चेहरा गुस्से से भर गया और वो बोले, ये नौकर लोग क्या कर रहे हैं? उसे खुला छोड़ दिया क्या? अगर इस बार मेरा सबसे बड़ा सौदा बिगड़ा तो सबकी छुट्टी समझो। वू रंडोंग को मालूम था कि उसके भाई और पिता उसी के बारे में बोल रहे होंगे, या यूं कहो गालियां दे रहे होंगे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो अब भी किसी तरह जुओ फैन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एक और ड्रैगन जैसी दहाड़ के साथ 9 ड्रैगनों की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। उनका असर आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी फैल गया। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई और इस बार वे जुओ फैन को निशाना बनाते हुए बहुत तेजी से आए। अब वे सीधे सीधे नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि चारों तरफ से घेरकर हमला कर रहे थे, जिससे जुओ फैन के पास भागने का कोई रास्ता न रहे।
मगर झुओफैन वहीं खड़ा रहा, बस उसकी दाहिनी हथेली से एक लाल चमक निकल रही थी जिससे उसके आसपास की हवा भी थरथरा रही थी। Divine Eye of the Void का चौथा स्टेज स्पेस क्रशर। नौ ड्रैगन उसके पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन झुओफैन टस से मस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी दाहिनी आंख में 4 सुनहरी चमकदार छल्ले दिखने लगे। झुओफैन के चारों तरफ 1000 मीटर की दूरी तक सब कुछ कांपने लगा, जैसे वहां की हवा ही टूट रही हो। चारों तरफ धमाके गूंजने लगे। 9 ड्रैगनों में से 8 फर्जी निकले और बर्फ के टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। बस आखिरी वाला बचा, जो गुर्राते हुए बचे रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी कांप रहा था और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। झुओफैन की आंखें चमकी और वो उस आइस ड्रैगन की ओर लपका, कुछ ही पल में उसे पकड़ लिया और जोरदार मुक्का मारा। इन 9 ड्रैगनों में 8 तो बस युआन क्यूआई थे। सिर्फ आखिरी वाला ही सोल हार्मनी से बना था, जिससे वो स्पेस क्रशर को झेल पाया। दूसरे यंग मास्टर, तेरे इस हमले का मुझ पर कोई असर नहीं। बैम! ड्रैगन चीखा और मुंह से बार बार खून उगलता हुआ जमीन पर जा गिरा, जिससे वहां 100 मीटर का गड्ढा बन गया। धूल छटने पर वहां बस एक थका हारा, खून थूकता हुआ युवक पड़ा था। झुओफैन हवा में तैरता हुआ उसके पास आया और हंसते हुए बोला, बोल, जारी रखेगा या अब मानेगा? इस बार तू जीत गया, मगर ज्यादा इतराना मत। सरीन शोर्स ट्रेडिंग ये बात ऐसे नहीं छोड़ेगी। तेरा बचना अब नामुमकिन है। वो रंडोंग ने दांत भींचते हुए कहा और मुड़कर चला गया। झुओफैन की आवाज पीछे से आई, क्या तू सच में नहीं चाहता कि तेरी कंपनी मुझसे सौदा करे? वो रंडोंग ने थोड़ी देर को मुंह बनाया, लेकिन जल्दी ही चेहरा सीधा कर लिया और ताना मारता हुआ बोला, कोई सौदा नहीं होगा। तूने मुझे चोट पहुंचाई है, अब मेरे पिता तुझसे बात नहीं करेंगे। तुझे अपनी जान बचाने की सोचनी चाहिए, ना कि किसी नामुमकिन सौदे की। झुओफैन ने हंसते हुए कहा, सच में? मुझे तो लगता है तेरा ब्रदर सौदे में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ओह, सही कहा, उसे तेरी कोई परवाह ही नहीं, बस सौदे करने से मतलब है। वो रंडोंग का चेहरा कांपा, भाई मेरा भाई है और डैड हमारे पिता। आखिरी फैसला तो पिता का ही होता है। झुओफैन ने सिर हिलाया, उनका रवैया देखकर तो मुझे साफ पता चल गया। तेरे ब्रदर की कंपनी में हैसियत और उसका रवैया देखकर ही तेरे पिता के बारे में भी जान गया हूं। झुओफैन ने लंबी सांस ली। अगर तेरे पिता तुझसे थोड़ा भी प्यार करते तो तेरा ब्रदर भी कुछ तो जाहिर करता, चाहे नफरत ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ नहीं दिखाता। इसका मतलब है कि दूसरे यंग मास्टर का अपने घर में रहना भी शायद आसान नहीं। चुप हो जा। वो रंडोंग चीख पड़ा और उंगली से झुओफैन की ओर इशारा करते हुए बोला, तू होता कौन है हमारी कंपनी को बदनाम करने वाला? सुन ले, तेरा सौदा अब खत्म, जा यहां से। झुओफैन हंस पड़ा, मैंने क्या कहा था? तू खुद ही तो चाहता है कि सौदा टूटे, अब असली चेहरा दिखा ही दिया तूने। वो रंडोंग के होंठ कांपने लगे, वो कुछ बोल नहीं पाया। ये आदमी है कौन? हर बार मेरे इरादों और हमलों को ऐसे पढ़ लेता है जैसे मेरी आत्मा में झांक रहा हो। क्या तुम इस सौदे को बिगाड़ना चाहते हो? झुओफैन की पैनी निगाहों के नीचे वो रंडोंग एकदम हक्का बक्का खड़ा रह गया, फिर बोला, बताओ तो सही क्यों? अगर तुम्हारी वजह वाजिब लगी तो शायद मैं खुद ही ये सौदा रद्द करवा दूं, जैसे तुम चाहते हो। वो रंडोंग ने हैरानी से झुओफैन की तरफ देखा, तुम तो इस व्यापारिक रेखा के पीछे हो ना? अगर सौदा नहीं हुआ तो फिर तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा ही आदमी हूं, बेफिक्र। हा हा हा। झुओफैन की आंखें चमकी, चालाकी से उसका मन बदलने की कोशिश करते हुए बोला, सेकंड यंग मास्टर, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी हालत क्या है। अपने ही परिवार की आंखों की किरकिरी हो, न कोई काम ढंग से कर पाते हो, न कोई जिम्मेदारी निभा पाते हो, बस जैसे बोझ हो। क्या कहा तुमने? इनकार करने से पहले जान लो, मैं सही कह रहा हूं। झुओफैन ने बात आगे बढ़ाई, तुम न तो सौदे कर सकते हो, न तोड़ सकते हो, कमजोर हो और मेरा मन नहीं बदल सकते। जो लेन देन मेरे और तुम्हारे पिताजी और भाई के बीच है, उस पर तुम्हारा कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर तुम में दम होता तो अब तक उन्हें मना ही करवा चुके होते, न कि मुझसे उलझने आते। साफ बात यह है कि मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं और मुझे बस तुम्हारी कहानी सुननी है। या फिर ऐसा है कि कोई कहानी ही नहीं है, बस एक गुस्सैल लड़का है जो सबके सामने ड्रामा कर रहा है। क्या तुम वाकई इतने बच्चे हो? तुम्हारे पिताजी को तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता होगा फिर। वो रंडोंग के होंठ कांपे, झुओफैन को घूरते रहे और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं इस कंपनी से नफरत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये और आगे बढ़े, मैं इसे बर्बाद करना चाहता हूं। तुम तो सेकंड यंग मास्टर हो और इस विकास से तुम्हें ही तो फायदा होगा। झुओफैन ने एक बड़ा पत्थर देखा, उस पर बैठते हुए वो रंडोंग के गुस्से से भरे चेहरे को निहारता रहा। मुझे तो लगता अगर ये किसी गार्ड की बात होती, अपने मालिक से परेशान होकर कुछ कर बैठता, तब भी बात समझ में आती। मगर तुम एक उत्तराधिकारी होकर अपने भाई वो रांझे से होड़ करने के बजाय पूरे परिवार का व्यापार ही मिटाना चाहते हो, सबका नुकसान करके। मानना पड़ेगा, तुम सचमुच कुल का कलंक हो, या फिर ये सब बस जलन है। तुम्हारा भाई ताकत में है और तुम बस तमाशा देख रहे हो, इसलिए तुम सब कुछ मिटा देना चाहते हो।
बहुत बार देखा है ऐसे लोगों को जो चीज़ हासिल नहीं कर सकते उसे बर्बाद करना चाहते हैं। तुम ही जलन वाले हो। मैं एक सच्चा इंसान हूं और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ताकत है या नहीं। मैं ताकत का लालची नहीं हूं। तो फिर क्यों? क्योंकि सब अंदर से मर चुके हैं। वो रैंडोंग ने आंखें निचोड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, तुम कंपनी के अंदर गए थे ना? देखा होगा कैसे सब झुकते हैं। झुओ फान ने थोड़ी देर रुककर सिर हिलाया। बुरा तो नहीं है अगर झुकना तुम्हें ऐसा लगता है। वो रैंडोंग ने घूरते हुए चिल्लाया, सीरीन शोर ट्रेडिंग हमेशा अपने ग्राहकों के लिए आदर दिखाते हैं। इसी वजह से नाम फैला पूरे इलाकों में। कभी ये मेरी भी शान थी, ये मानना कि सम्मान देने से ही सौदे होते हैं। सामने वाले को इज्जत दो ताकि काम बन जाए। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि हमारी ये विनम्रता हमें कमज़ोर बना रही है। विरोध सहते जाना या जवाब न देना तो एक तरफ, जब कोई जान ले लेता है तब भी चेहरे पर मुस्कान। ये तो अपमान है। सौदा मतलब सौदेबाजी। अगर तुम मुझे इज्जत दो तो मैं भी दूं, लेकिन अगर तुम नहीं देते तो मैं क्यों दूं? हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब हमें किसी नए व्यापारी की तरह सौदे के लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बचपना है। झुओ फान ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, यही वजह है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठंडे बर्ताव से देखते हैं, क्योंकि कभी न कभी तुम मुसीबत में पड़ोगे। अपनी सच्चाई की वजह से तुम कोई समझौता नहीं करते और ये नहीं समझते कि अभी भी तुम किसी ताकतवर की मुट्ठी में हो। एक गलत कदम और पूरा परिवार मिट जाएगा। तुम भी वही बात कह रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि व्यापार और राजनीति कभी नहीं मिलते। झुओ फान ने हाथ घुमाया और आंखें चमकाईं। सेकंड यंग मास्टर, उस दिन जिसकी मौत हुई, क्या वो कोई बड़ा आदमी था? वो रैंडोंग ने सिर झुकाकर कहा, 3 साल पहले मेरा बचपन का दोस्त, जिसे पता चला कि बेली जिंगयू ने उसकी बहन को उठा लिया है, वो उसे बचाने उसके घर घुस गया। दोनों मारे गए। मैं कुछ आदमियों को लेकर उसका घर तहस नहस करने निकला था, लेकिन भाई ने पिता को बता दिया और मुझे 10 साल के लिए घर में नज़रबंद कर दिया कि कहीं मैं उस हरामी को नाराज़ न कर दूं। तब मुझे समझ आया कि हमारी कंपनी अंदर से कमज़ोर है। कंपनी कभी बेली जिंगयू की नाकामी का मजाक उड़ाती थी, क्योंकि गोल्डबो सिटी की सारी ताकत हमारे पास थी। लेकिन तब मुझे समझ आया कि हम खुद का मजाक बना रहे थे। एक निकम्मा आदमी एक ऐसे व्यापारी संगठन के गार्ड को मार सकता है जो पूरे इलाकों में सौदे करता है, और किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। सोचो, अगर कोई असली सिटी लॉर्ड आया तो क्या होगा? ऊपर से चमकदार दिखती कंपनी अंदर से सड़ चुकी है। हाँ, शायद नहीं। झुओ फान मुस्कुराया। सीरीन शोर ट्रेडिंग सिर्फ 5 इलाकों को जोड़ने का एक औजार है जिसे 5 बड़े नेताओं ने खड़ा किया था। लेकिन अगर कोई औजार खराब हो जाए तो उसे बदला जा सकता है। खुद पर ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं। हालांकि तुम्हारे पिताजी और भाई थोड़े ज्यादा सतर्क हैं। रही बात उस 3 साल पुराने हादसे की, तो अगर कोई और होता तो बात और थी। मगर जब से बेली जिंगवेई सत्ता में आया है, उसे पता है कि कौन सी बातें मायने रखती हैं और कहाँ रेखा खींचनी है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसका महल तबाह कर देते तो कुछ बदल जाता? तुम तो एक औजार हो जिसे अभी इस्तेमाल करना है, और बेली जिंगवेई तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ता। बल्कि अगर तुमने खुद उस लड़के को बेली जिंगयू को सौंप दिया होता और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए होते, अपने रुख का प्रदर्शन करते और जरा स्टाइल मारते, तो प्राइम मिनिस्टर शायद तुम्हारा एहसान मानता। बेली खानदान में लोग बहुत हैं, एक बेकार को हटा देना कोई बड़ी बात नहीं। हा हा हा। वो रैंडोंग ने उसे लंबी नजरों से देखा। चेहरा गंभीर हो गया। हम बेली जिंगवेई से मदद मांग सकते थे, मगर ये सोचकर कि वो भी बेली है, शायद वो अपनों का ही साथ देगा। पर उनके बीच रिश्ते वैसे भी ठीक नहीं हैं। हर चीज़ एक संतुलन पर टिकी होती है। जरा सी जिद भी सब कुछ उलट सकती है। झुओ फान हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। सीरीन शोर ट्रेडिंग की दौलत की भूख ने उसे कई मामलों में कमज़ोर बना दिया। बाहर से सख्त दिखते हुए भी अंदर से खोखला है। और जहां तक सेकंड यंग मास्टर की बात है, वो तो बहुत ही ज़्यादा जोशीला और जल्दबाज है। देर सबेर कोई आफत खुद ही खींच लाएगा। हाँ, मगर मेरे काबू में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी अपने बाकी रिश्तेदारों से अलग वो रैंडोंग दिल से जुनूनी है और मेरे काम का बन सकता है। एक अच्छा चमचा होगा। तुमने क्या कहा? वो रैंडोंग उसकी बड़बड़ाहट पर चौंक गया। झुओ फान ने अपनी सबसे शैतानी मुस्कान दी। सेकंड यंग मास्टर, मुझे पता है कि तुम कंपनी से क्यों नफरत करते हो। गहरा प्यार ही सबसे गहरी नफरत में बदलता है। तुम उसकी कमजोरी से नफरत करते हो, इस बात से कि वो तुम्हारे अपने की हिफाजत नहीं कर सका और एक व्यापारी की गरिमा खो दी। जब तुम खुद कमजोर थे तब भी ये दर्दनाक था, और अब जब तुम थोड़ा सक्षम हो तो और असहनीय हो गया है ना? वो रैंडोंग ने लंबी सांस ली और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब तो बात साफ हो गई। अब बताओ, अगर तुम्हें कंपनी की कमान मिल जाए तो तुम उसे कैसे संभालोगे? फिर वही पुराने तेवर दिखाओगे? वो रैंडोंग सकपका गया, फिर सिर हिलाया। नहीं, डैड ने 3 साल पहले ही तय कर लिया था कि भाई ही उन्हें आगे बढ़ाएगा। तो फिर? झुओ फान मुस्कुराया। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। मैं बस पूछ रहा हूं, अगर तुम लीड कर रहे होते तो क्या तुम वैसे ही रहते? वो रैंडोंग का दिल कांप उठा। उसने कभी ऐसी बातों पर सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो कैसा है, एकदम लापरवाह, अपने सक्षम भाई के उलट।
तुम कंपनी की कमजोरी से नफरत करते हो मगर खुद उससे भी ज्यादा कमजोर हो। जुओ फान ने उसे बरगलाया, असली ताकत सुप्रीम पावर से आती है। अगर कंपनी को बदलना है तो पहले उसे पकड़ो। मैं ये करवाने आया हूं लेकिन तुम खुद ही पीछे हट रहे हो। आगे क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता तो तुम्हें खुद से शिकायत करनी होगी। तुम खुद ताकतवर बनना नहीं चाहते तो कायर कंपनी से नफरत दिखाना बंद करो। तुम सब एक जैसे हो। वो रेंडोंग कांप गया, चेहरा कस गया। फिर उसकी आंखों में निश्चय की चमक आ गई। कब कहा मैंने कि मैं नहीं लूंगा? अगर डैड मुझे जिम्मेदारी दे तो मैं इस कंपनी को दोबारा जन्म दूंगा। बस यही चाहिए था। ताकतवर रोते नहीं, वो सोचते हैं कि कमजोरों को कैसे कुचलें, और अगर सामने वाला कमजोर न भी हो तो भी ऐसा एहसास दिला दो। और ताकतवर कभी भी अपनी नाकामियों का बहाना दूसरों पर नहीं डालते। जुओ फान ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, बाद में पछताना मत सेकंड यंग मास्टर। पछताना? वो रेंडोंग का मन एकदम कांप गया। जुओ फान की अजीब मुस्कान देखकर उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हुआ। उसे साफ दिख रहा था उसने शैतान से सौदा कर लिया है। जैसे ही जुओ फैन के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान दिखी, वो रेंडोंग का पूरा शरीर तन गया। तभी दर्जनों लोग वहां आकर उतरे, सबसे आगे उसका बड़ा भाई और उसका पिता। चारों तरफ के उजड़े हुए इलाके को देखकर दोनों का खून खौल उठा। उन्होंने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा जिससे चेहरा लाल पड़ गया। हरामी, कंपनी को और कितना नुकसान पहुंचाएगा तू? तुझे चैन कब मिलेगा? सैनिक, दूसरे यंग मास्टर को ले जाओ और उसकी निगरानी छोड़ना मत। कमरे से बाहर भी मत निकलने देना। मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा अगर ये फिर से भागा, वू रंजे ने बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा। सैनिकों ने सिर हिलाया और वू रंडोंग को पकड़ा। दूसरे यंग मास्टर, और मत बिगाड़िए हालात। बड़े यंग मास्टर और मास्टर पहले ही बहुत नाराज हैं। चलिए चुपचाप हमारे साथ। पर वू रंडोंग ने किसी की भी परवाह नहीं की, न पिता की थप्पड़ की न सैनिकों की बात की। वो बस जुओ फैन की ओर देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये सब क्या चल रहा है। जुओ फैन ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो। माफ कीजिए सर, एक पिता होने के नाते मैं पूरी तरह नाकाम रहा हूं। मेरे बेटे ने आपको परेशान किया, कृपया क्षमा करें। बूढ़ा वू जियांगताओ जमीन की ओर सिर झुकाए बोला, जैसे उसका अपना बेटा कोई बोझ हो। वो सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज के शिखर पर नहीं था, बल्कि कंपनी का मुखिया भी था। फिर भी इतना विनम्र और झुका हुआ इससे साफ था कि ये सौदा उनके लिए कितना जरूरी था। उम्मीद है कि मेरे मूर्ख बेटे की ये हरकत हमारे सौदे पर असर नहीं डालेगी। जुओ फैन ने हल्की हंसी के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। मैं और आपके दूसरे यंग मास्टर तो बस थोड़ा अभ्यास कर रहे थे। ये कोई लापरवाही नहीं थी। अगर मैं पूछ सकूं तो क्या वरिष्ठ महोदय सीरीन शोर्स ट्रेडिंग के प्रमुख हैं? हाँ, यही हमारे क्लैन हेड और सीरीन शोर्स ट्रेडिंग के चेयरमैन हैं, वू जियांगताओ। वू रंजे ने मुस्कुराते हुए उनका परिचय दिया, साथ ही एक और माफी भी जोड़ी। भाई ने आज थोड़ी हद पार कर दी थी। आपकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद। मैं पूरे संगठन की तरफ से क्षमा चाहता हूं। वू जियांगताओ ने सिर हिलाया। हाँ, सर की धैर्य की भावना सचमुच एक महान व्यक्ति की पहचान है। हमारा सीरीन शोर्स ट्रेडिंग संगठन आपके साथ काम करके सम्मानित महसूस करता है। दोनों बाप और बेटा बड़ी विनम्रता और नम्रता से अपनी बात रख रहे थे ताकि किसी भी तरह से ये सौदा न बिगड़े। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसमें गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। पिता पुत्र दोनों ने लंबी सांस ली, जैसे जान में जान आई हो। सर। वू जियांगताओ थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुद्दे पर आ गया। हमारी कंपनी कभी भी अपने ग्राहक की जांच नहीं करती। ये हमारे संस्थापक काल से चली आ रही नीति है और आप पर हमें पूरा भरोसा है। पर एक बात है। क्या बात है चेयरमैन वू? आप खुलकर कहिए। हमें शहर के लॉर्ड से मंजूरी लेनी पड़ी और इस प्रक्रिया में हमें आपके सामान की जानकारी देनी पड़ी। उन्होंने जब सामान देखा तो इतने उत्साहित हो गए कि वू जियांगताओ के चेहरे पर तनाव सा छा गया। वो आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। जुओ फैन की भौहें हल्की सी हिली। वो मुझसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल, पर जैसा कि आपने हमें सब कुछ सौंपा है, हम नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह की परेशानियों में पड़ें। अगर आपको कुछ असहज लगे तो हम आगे का काम संभाल लेंगे। बस थोड़ा समय जरूर लगेगा। कृपया धैर्य रखें। वू जियांगताओ और वू रांजे ने शर्मिंदा होकर झुककर सिर झुकाया। जुओ फैन की आंखों में चमक आई, लेकिन चेहरा शांत रहा। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। शहर के लॉर्ड ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। ये भी तो एक सम्मान की बात है। हाँ, बहुत अच्छा सर, हम आपको वहां लेकर चलेंगे। पर एक बात है, शहर के लॉर्ड हम जैसे नहीं हैं। वो आपसे सवाल जरूर करेंगे। अगर कभी भी आपको लगे कि वो सीमा पार कर रहे हैं तो आप सब हमें सौंप दीजिए। आप बहुत ध्यान रखते हैं। धन्यवाद, जुओ फैन ने हंसते हुए कहा। पिता और पुत्र दोनों ने झुककर कहा, ये तो हमारा कर्तव्य है। जुओ फैन उनके साथ एक भव्य महल की ओर चला। वहां पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगा। महल के दोनों ओर सशस्त्र सैनिक खड़े थे, पूरी तरह अनुशासन में। वो जैसे उनकी राह देख रहे हों। न कोई घोषणा, न कोई सूचना, सीधे उन्हें भीतर ले जाया गया। एक विशाल दरवाजे के सामने रुके। ठक ठक। कौन है?
लॉर्ड, मैं वू जियांगताओ हूँ और आपके सामने सर को लेकर आया हूँ। हा हा हा। गोल्डबो सिटी का असली शासक हंसते हुए बोला। ऐसा लग रहा था जैसे शहर का नॉमिनल लॉर्ड वही हो, लेकिन असल में सारे धंधे का मालिक वही है। अंदर से गूंजती हंसी आई। हा हा हा, बहुत बढ़िया, आइए आइए, आप जैसे व्यापारी तो हमारे महल की शोभा हैं। दरवाज़ा खुला और तीनों भीतर गए और जो दिखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। सजे धजे महल की भव्यता तो थी ही, पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था वो थे चमचमाते थाल जो छत से लटक रहे थे और उनकी सुगंध पूरे कमरे को भर रही थी। जमीन पर नहरें बिछी थीं जो एक बड़े तालाब में जाकर मिलती थीं, जहां शराब की महक से मन शीतल हो रहा था। उस तालाब के बीचों बीच एक मोटा सा गोला बैठा था, नीचे रेशमी कपड़े और ऊपर का पेट तो इतना बड़ा और चमकता हुआ कि जैसे किसी शीशे पर तेल डाल दिया गया हो। 2 लड़कियां उसके दोनों बाजुओं से लिपटी हुई थी, पूरी तरह बेहया अंदाज में। तो ये था बाइली जिंगयू, गोल्डबो सिटी का सिटी लॉर्ड। और इसकी सड़ी हुई हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कितने सालों से रेडिएंट स्टेज पर टिका हुआ है। ये शख्स राज परिवार से था, पेट्रियार्क का आशीर्वाद भी मिला था और अनगिनत पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स भी, जिससे इसकी कल्टीवेशन शुरू से ही टॉप पर होनी चाहिए थी। रेडिएंट स्टेज तो एक बात थी, लेकिन इसने अपने पेट पर जो ध्यान लगाया था वो इसे सीधा मूर्खों की श्रेणी में डाल देता था। लगता है सारे रिसोर्सेज इसी तोंद पर खर्च कर दिए हैं। इस सूजे हुए पेट को देखकर साफ समझ आता है कि कितने लोगों का खून पसीना चूसकर इसे बनाया गया है। जुओ फैन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस ये जानना था कि ये मोटा आदमी उसे कमर्शियल लाइन इस्तेमाल करने देगा या नहीं। तो यही है असली भोग विलास। लॉर्ड सच में अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। हा हा हा, जुओ फैन ने चारों ओर देखते हुए कहा। मोटा आदमी खिलखिलाया और अंगूठा दिखाकर बोला, सर तो कमाल के आदमी हैं। आपने एक नज़र में पहचान लिया कि मैं प्राचीन समय की शराब की झील और भोजन की थालियां फिर से जीवित कर रहा हूं। हम एक जैसे लोग हैं। हा हा हा, भाग जा। अंधा भी देख सकता है कि ये सब कहाँ से आया है और किस एंशंट की बात कर रहे हो, मूर्खों की किसी गुप्त शाखा के। जुओ फैन का चेहरा हल्का सा झटका खा गया। ये आदमी तो अंदर तक सड़ा हुआ है और सबसे खराब बात यह है कि इसे इस पर गर्व भी है। बाइली जिंगवे को गोल्डबो सिटी में रहने देना मतलब सीरीन शोर्स ट्रेडिंग को भारी ताकत सौंप देना। सर, मैं हर मेहमान से पूछता हूं कि सजावट कैसी लगी, कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने कुछ कहा। मैं समझ गया कि आप कल्चर्ड आदमी हैं, हम तो जैसे पुराने साथी हैं। हा हा हा, हाय राम, उल्टी आ रही है। बाइली जिंगयू उठा, उसका रेशमी कपड़ा शराब में बह गया और लड़कियां दौड़कर एक चादर लेकर आईं उसे ढकने के लिए। ये दृश्य इतना बेहुदा था कि विनम्र वू जियांगताओ तक ने नजर फेर ली और चेहरा लाल हो गया। जुओ फैन तो बस चुप ही रह गया। ये आदमी तो सारी मर्यादाओं को लांघ चुका है। मैंने कई गिरा हुआ इंसान देखा है, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो अपने पतन पर इतना खुश हो। ये तो सचमुच आंखें खोल देने वाला अनुभव है। जुओ फैन ने कुछ कहे बिना सिर्फ हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं और सिटी लॉर्ड एक ही रास्ते के यात्री हैं। ये तो किस्मत ही है जो हमें मिलाया। आपकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया सर। इतने सालों में किसी ने ऐसा नहीं कहा। बैठिए सर, प्लीज। बाइली जिंगयू की आंखों में खुशी चमकने लगी और उसने बगल में रखी एक आलीशान कुर्सी की ओर इशारा किया। पिता और पुत्र ने एक दूसरे को देखा और लंबी सांस ली। बाइली जिंगयू तो इतना गधा है कि उसे कोई भी बात सच लगती है। जुओ फैन और वो बाप बेटे की जोड़ी बैठ गए और उसी हाल में बैठा बाइली जिंगयू बिना किसी शर्म के, बस एक सफेद रेशमी कपड़ा उसके फूले हुए पेट पर लिपटा था और 2 लड़कियां तो जैसे उसकी सेवा में ही लगी थीं, बिना कोई परवाह किए। भाई साहब, चूंकि हम तो दिल से जुड़े दोस्त हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं ऐसे ही बात कर लूं। वैसे भी मान भी गए तो मैं बदलने वाला नहीं। गोल्डबो सिटी में मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, जो बोल दिया वही करता हूं और थोड़ा जिद्दी भी हूं। हा हा हा। लॉर्ड, आप कभी मत बदलिए, मुझे तो आपकी यही अदा बहुत पसंद है। जुओ फैन ने हाथ हिलाकर अपनी तारीफ जाहिर की। गोल्डबो सिटी आपकी जागीर है और सिटी लॉर्ड को जो पसंद है वो ही होना चाहिए। जो मना करे उसे निकाल बाहर कीजिए। दुनिया को दिखाइए असली मालिक कौन है, असली सिटी लॉर्ड कौन है। बाइली जिंगयू की आंखें चमक उठीं, फिर वो उठकर जुओ फैन के पास आया। उसने अपना मोटा हाथ आगे बढ़ाया और जुओ फैन का हाथ जोर से थाम लिया। भाई, दोस्त, काश तुमसे पहले मुलाकात होती। सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से चलूं, थोड़ा गंभीर बनूं, लेकिन तुम ही हो जो मेरे दर्द को समझते हो। काश पहले मिलते हम। ये बात तो मेरे दिल में भी है। हा हा हा। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए हाथ छुड़ाया उन सुअर जैसे हाथों से और चेहरे पर भावुकता के भाव ला दिए, जिससे बाइली जिंगयू और भी खुश हो गया। ये वही बात थी जैसे किसी को जिंदगी भर ढूंढते रहो और जब मिले तो वो अपने घर के पास ही निकले। ऐसा दोस्त मिले जो तुम्हारे दिल की बात समझे तो कौन न खुश होगा। लेकिन वो बाप बेटे की हालत तो जैसे सूख गई थी। उनका मन घबरा गया था। कितनी मेहनत की थी इस चर्बी के ढेर को मनाने में, और ये लड़का आया, 2-4 बातों में ही इसे अपने इशारे पर नचा दिया।
इस बाइली जिंगयू को खुद की समझ ही नहीं है। ये तो बस इसीलिए इतना अच्छा बन रहा है क्योंकि इसे यहाँ से जाना है। इसे हमारी कोई परवाह नहीं, जबकि हम इसके साथ फंसे हुए हैं। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। तू बस उसकी तारीफों में खो जा, लेकिन हमसे ये सब देखा नहीं जाता। खंख। वो जियांगटाओ ने दोनों की ये मीठी मुलाकात बीच में रोक दी और मुस्कुराकर बोला, सिटी लॉर्ड, सर आपसे उस व्यापारिक रास्ते की बात करना चाहते हैं। क्या इसमें कुछ नरमी संभव है? अरे हाँ, देखो। बाइली जिंगयू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने मोटे हाथ खींच लिए और कुर्सी पर बैठ गया। माथे पर बल पड़ गए। ये तो सही में बड़ी मुश्किल बात है। चेयरमैन वू, ये जो व्यापारिक मार्ग है वो सिर्फ सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो चारों राज्यों द्वारा स्वीकृत एक रास्ता है, लेकिन क्योंकि ये साम्राज्य की जमीन पर है इसलिए इस पर बहुत सख्त निगरानी होती है। यूं ही कोई इसे नहीं चला सकता। हर बार इस्तेमाल करने से पहले एक गंभीर जांच पड़ताल होती है। मैं गोल्बो सिटी का सिटी लॉर्ड जरूर हूं और मेरे पास शक्ति भी है, मगर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं ऐसे ही किसी को हाँ नहीं कह सकता। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? वो जियांगटाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। हमें आपकी परेशानी समझ में आती है, लेकिन सर हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। कृपया थोड़ी लचीलापन दिखाइए। लचीलापन? कैसा लचीलापन? बाइली जिंगयू ने सख्ती से कहा। क्या तुम जानते हो इसके पीछे कौन है? क्या तुम्हें पता है कि ये उस मार्ग को क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? नहीं ना, तो मैं लचीलापन कैसे दिखाऊं? हर इस्तेमाल को रिकॉर्ड में लाना पड़ता है। वो जियांगटाओ ने झुओ फैन की तरफ देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। झुओ फैन ने तीनों की तरफ बेजान चेहरा बनाकर देखा। ये मोटा वाकई में इतना अड़ा हुआ है? सालों से सरीन शोर ट्रेडिंग के साथ डील कर रहा है, फिर भी कोई ढील नहीं देता। दोनों मालिक कभी किसी बात पर सहमत होते ही नहीं। और ये वो बूढ़े का रवैया देखो, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरा भला कर रहा हो, लेकिन असल में मोटे को आदेश दे रहा है। तो क्या ये लोग मेरे खिलाफ मिल गए हैं? झुओ फैन की आंखें सिकुड़ी और उसने अपनी चाल चल दी। लॉर्ड, बतौर दिल के दोस्त, मैं तो आपकी ताकत का इस्तेमाल एक छोटे से काम के लिए करना चाहता था, मगर लगता है सिटी लॉर्ड की जिम्मेदारियां भारी हैं। आपकी ताकत बाकी सिटी लॉर्ड से अलग है और आप सब कुछ नहीं कर सकते। मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब मुझे राजधानी जाना ही पड़ेगा और वहां के अन्य लॉर्ड से बात करनी होगी। झुओ फैन खड़ा हो गया, चलता रहा और बड़बड़ाया। सिटी लॉर्ड की यहाँ कोई ताकत नहीं और ये शहर उसके बिना ही बेहतर चलेगा। बड़ी सिरदर्दी है भाई। किसने कहा ऐसा? वो चर्बी का ढेर गुस्से से कांप उठा। यहाँ मेरा शब्द ही कानून है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं वचन देता हूं कि वो होगा। सच में? बाइली जिंगयू ने जोर से सिर हिलाया। झुओ फैन मुस्कुराया। मुझे व्यापारिक मार्ग इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत नहीं ओल्ड वू, इसकी तैयारी करवा दो, बाइली जिंगयू ने हुक्म दिया। खंख। वो जियांगटाओ ने फिर से खंखारा। चेहरा लाल हो गया था, जैसे उसे थामना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन मोटा तो गुस्से में अंधा हो चुका था। बूढ़े, अब बस कर। जाओ घर और इसकी तैयारी करवाओ। वैसे भी 3 दिन लगेंगे इस मार्ग को तैयार करने में, फिर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ और जो मैं कहूँ वही कानून। धन्यवाद हे महान सिटी लॉर्ड। झुओ फैन ने झुककर सलाम किया और जाने लगा, मगर दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मोटे ने चिल्लाया, रुको, वापस आओ। क्या हुआ सिटी लॉर्ड? धन्यवाद किस बात का? बाइली जिंगयू को जैसे अब जाकर याद आया कि उसने तो कुछ मांगा ही नहीं। उसे लगा जैसे उसका सम्मान कम हो गया हो। उसने जबरन वादा तो कर लिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं लिया। अब जाकर उसे लालच सूझी। हंसते हुए झुओ फैन ने अपनी रिंग निकाली और मोटे ने भी अपनी उठाई। दोनों ने रिंग को टकराया। झुओ फैन ने भूमि नचाई। सिटी लॉर्ड, इसे पहचानते हैं? कमाल की चीज है। 1 लाख डेमन स्पिरिट स्टोन। बाइली जिंगयू का चेहरा खिल गया और सिर हिलाया। सर तो सच्चा दोस्त निकला। अगली बार जब गोल्बो सिटी आए तो अपने दोस्त को जरूर याद कीजिएगा। जरूर सिटी लॉर्ड, आपको मैं कभी नहीं भूल सकता। हा हा हा। झुओ फैन मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। धड़ाक। दरवाजा बंद हुआ और झुओ फैन का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। सरीन शॉर्ट ट्रेडिंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। दुर्भाग्य से जैसे ही मैंने उस मोटे को देखा, मैंने तुम्हें मिडलमैन की सीट से नीचे गिरा दिया। अगली बार जब मिलेंगे तुम्हारी पूरी कंपनी मेरी जेब में होगी। झुओ फैन की आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उधर झुओ फैन के जाने के बाद वो जियांगटाओ ने मुस्कुराते मोटे की तरफ देखा। लॉर्ड, ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा हमने तय किया था। कैसे नहीं? क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा नहीं ले लिया? बाइली जिंगयू ने अपनी रिंग को छूते हुए बेहयासी मुस्कान दी। वो जियांगटाओ की दाढ़ी थरथराई। हमें अब भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम उससे बात कैसे करेंगे, समझौता कैसे करेंगे? क्या ये तुम्हारी कंपनी का नियम नहीं है कि अपने ग्राहकों की जानकारी नहीं लेते? ये मामला अलग है। आप जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। वो जियांगटाओ ने दांत भींच लिए। ये तो नॉर्थ सी जेल से भी ऊपर है। अगर इसका मोनोपॉली मिल जाए तो 5 राज्यों में हमारा दबदबा हो जाएगा।
सारे ताकतवर लोग हमसे खरीदने के लिए दौड़ेंगे और हम बाजार पर राज करेंगे और आप भी इससे बहुत कमाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ये चीज़ें दूसरों राज्यों को दोगे? अगर प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो बाइली जिंग्यू ने ठंडी नज़र डाली। वो जियांगटाओ ने कहा, लॉर्ड, हम दोनों आपकी ईमानदारी से तो भली भांति वाकिफ हैं। कब से आपको स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की फिक्र होने लगी? हाँ, मुझे तो कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कभी गिरेगा नहीं। उसमें कुछ अच्छा हो या बुरा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मुझे तो बस दौलत चाहिए, बेहिसाब दौलत। रिंग को चूमते हुए बाइली जिंग्यू ने कहा, इसमें जो डीमन स्पिरिट स्टोन्स हैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैं। अब इनसे मैं राजधानी के दूसरे रईसों को मना सकता हूँ और अपनी हैसियत और ऊपर ले जा सकता हूँ। ही। संकीर्ण सोच वाला मूर्ख। वो जियांगटाओ ने दांत पीसे। अगर हमने इस मौके पर उसके बारे में कुछ जान लिया होता तो हम उससे संपर्क बनाए रख सकते थे, जिससे सप्लाई लगातार मिलती रहती। लेकिन अब अगर वो चला गया तो वो वापस आएगा। तुम्हें कैसे पता? सोचो जरा, इतनी बड़ी डील सिर्फ तुम्हारी सरीन शॉर्ट ट्रेडिंग से हुई है, और फिर जितनी आसानी से मैंने उसे मंजूरी दी वो जरूर लौटेगा। बाइली जिंग्यू की आंखें चमकी। वो जियांगटाओ का चेहरा सिकुड़ गया और उसकी आंखें बुझ गईं। इस आदमी का आत्मविश्वास तो आसमान पर है। उस लड़के की हर तारीफ को सच मान बैठा। हालांकि एक बात में वो सही है, इतनी बड़ी डील सिर्फ उनकी कंपनी को ही मिली थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। बाप बेटे दोनों की चिंता थोड़ी कम हो गई। सोच विचार करने के बाद वू जियांगटाओ और वू रांजे ने एक दूसरे की तरफ देखा और भारी मन से आह भरी। असल में वो झुओ फैन को सिटी लॉर्ड से मिलवाकर दोनों तरफ से दबाव बनाना चाहते थे, ताकि उसका भरोसा जीता जा सके और आगे अच्छा तालमेल हो सके। लेकिन ये आदमी तो सब कुछ एकदम तोड़ ही गया। बाइली जिंग्यू तो इतना बेवकूफ़ और फालतू निकला कि थोड़ी सी तारीफ में ही फूल गया और तुरंत सब कुछ मान बैठा। जिस किसी ने भी बाइली जिंग्यू से मुलाकात की थी उसमें कुछ हद तक नहीं तो पूरी तरह से उसके चरित्र से घृणा ही थी। इतनी गंदी आदतों के बावजूद चेहरे पर मुस्कान रखकर उससे सहजता से पेश आना भी एक कला थी। वू जियांगटाओ ने गहरी सांस ली और बाइली जिंग्यू से बोला, सिटी लॉर्ड, इस बातचीत से तो हमें उसका नाम तक नहीं मिला। अब रिकॉर्ड में क्या लिखें? जो मन करे लिख दो, पहले भी तो ऐसा ही करते आए हो। बाइली जिंग्यू ने ताने मारते हुए कहा, मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो। रोज जो ट्रांसफर दिखाते हो उनमें से 2-4 ही असली होते हैं, बाकी तो सब फर्जी। वू जियांगटाओ ने सिर हिलाया। हाँ, ये सब खुले में रखना मुश्किल होता है, साफ दिखता भी है। फिर वो अपने बेटे के साथ बाहर निकलने लगे, लेकिन बाइली जिंग्यू की लंबी आवाज फिर आई, अरे वू, कोई बढ़िया चीज हो तो मेरे लिए भेज देना, चलेगा? वू जियांगटाओ एकदम ठिठक गया। उसे समझ आ गया कि बात कहाँ जा रही है। उसने पीछे मुड़कर 2 लड़कियों की तरफ देखा और कहा, सिटी लॉर्ड, आपके पास तो ये पहले से है ना? अब मैं कल्टीवेशन का अभ्यास बढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा कल्टीवेशन कॉल्ड्रन चाहिए। वू जियांगटाओ ने लंबी सांस ली। काश ऐसा होता तो आप रेडियंट स्टेज पर ही ना रुके होते। साफ साफ बोलिए, आप तो बस इनके साथ मजे करना चाहते हैं, इसमें झूठ क्यों? हाँ, पुरानी वाली से बोर हो गया हूं, अब नई चाहिए। अब बाइली जिंग्यू ने अपनी गंदी आदतें छुपाने की कोशिश भी नहीं की और सच्चाई बोल दी। फिर उसने विषय बदल दिया, और हाँ, इस बार तुम्हारे खानदान की कोई मत भेजना, मैं मुसीबत नहीं चाहता। वू जियांगटाओ हंस पड़ा। लॉर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? तुम अच्छे से जानते हो। बाइली जिंग्यू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पहले मैं ये नहीं देखता था कि तुम लोग क्या कर रहे हो या कैसे काम चलाते हो, लेकिन इन 2 सालों की साझेदारी में तो मूर्ख भी समझ जाए। 3 साल पहले तुमने वो लड़की भेजी ताकि तुम्हारा बेटा हंगामा करे, और फिर मुझे बाइली जिंग्वे से अलग करने की धमकी दो। मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता। शुक्र मनाओ कि मैंने अब तक शांति बनाए रखी है। मुझे बस अपना आरामदायक जीवन जीना है, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। वू जियांगटाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, इसमें अब कोई चाल नहीं थी। मैंने वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप हद से ज़्यादा बढ़ने लगे थे और आपको काबू में लाना ज़रूरी था। हमारे व्यापार का पहला नियम है कि दौलत और राजनीति को अलग रखा जाए। जब तक आप अपनी हद में रहेंगे, हम भी अपनी रहेंगे। अब थोड़ा आराम कर लीजिए सिटी लॉर्ड, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने आपको हमारे क्लाइंट से मिलवाया था ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। अगली बार थोड़ा शिष्टाचार दिखाइएगा। आप गोल्बो सिटी के सिटी लॉर्ड हैं तो वैसा व्यवहार भी कीजिए। वू जियांगटाओ अपने बेटे के साथ चला गया। कैसे हूँ, ये मेरी मर्जी है, तेरी नहीं, बुढ़े। बाइली जिंग्यू पीछे से चिल्लाया, फिर अपनी घमंडी मुस्कान के साथ वापस अपनी शराब की बात में बैठ गया। मेरे जैसा होने में क्या बुराई है? अभी तो किसी ने मेरी तारीफ भी की थी। उस सज्जन की नज़र सही थी, सच्चा रसिक आदमी है। हे। उधर वू रांजे गुस्से से तमतमाया हुआ महल से बाहर निकला। फादर, यकीन नहीं होता कि उस मूर्ख को असलियत समझ आ गई। भाई को ये सब नहीं पता चलना चाहिए कि हमने उन भाई बहन की बलि दी है, वरना वो तूफान खड़ा कर देगा। मुझे पता है, लेकिन मुझे भी नहीं लगा था कि ये हमेशा छिपा रहेगा। वू जियांगटाओ की आंखें ठंडी हो गईं। 250वें सिटी लॉर्ड पर काबू पाने के लिए मुझे ये कदम उठाने ही पड़े। मैं ये सब रंडोंग से सिर्फ इसलिए छिपा रहा हूं क्योंकि उसका गुस्सा बेकाबू है।
खैर, अब अपने भाई पर नजर रखना और उसे उस मूर्ख सिटी लॉर्ड के पास मत जाने देना। और वो क्लाइंट कहाँ है? हमें अगले 3 दिन तक उसके साथ रहकर उसका भरोसा पाना है। वू रंजे ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए फादर, मैं उसे पूरी तरह हमारी ओर झुका दूंगा। वू जियांगताओ ने संतोष के साथ सिर हिलाया। अगले 3 दिन वू रांजे ने खुद को जुओ फैन के सबसे अच्छे मेजबान के रूप में प्रस्तुत किया। उसने न सिर्फ शहर की सारी सुंदर जगहें दिखाई, बल्कि उसे ढेर सारी पिल्स और ओर्स भी भेंट में दी, लेन देन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए। जुओ फैन ने भी कई सौदे किए और वू रांजे को लाखों डिमोनिक स्पिरिट स्टोन्स दिए। वू रांजे की खुशी देखते ही बनती थी। उसे लग रहा था कि अब बहुत लंबी साझेदारी तय हो चुकी है। इसीलिए वू रांजे ने अपना सब कुछ झोंक दिया इस खास क्लाइंट की सेवा में, और साथ ही साथ अपने कीमती माल को उस आउटसाइडर को बेचना शुरू कर दिया, वो भी बढ़े हुए दामों पर, साम्राज्य के अमीर तबके को। पैसा ही सब कुछ है। बाइली जिंग्यू ने देखा कि सरीन शोर्स ट्रेडिंग इतने अच्छे मेजबान बन गए हैं, और जब उसे आखिरकार एक ऐसा दोस्त मिला जिसने उसे सही मायने में समझा, तो उसने भी वैसी ही इज्जत देनी शुरू की। जुओ फैन को शहर की झलकियां और खास जगहें घुमा डालीं। जब सिटी लॉर्ड और कंपनी का बड़ा बेटा किसी को दिन दहाड़े इतना महत्व देने लगे, तो लोग खुद ब खुद उसका नाम जानने को बेताब हो उठे। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद इन दोनों मेजबानों को भी जुओ फैन की असलियत का एक कण तक नहीं मिला। जुओ फैन जैसा रहस्यमय इंसान अगर किसी और शहर का लॉर्ड होता तो अब तक कोई शक करता और उसकी असलियत जानने की कोशिश करता। लेकिन ये सिटी लॉर्ड तो खुद में मस्त रहने वाला भोगी था, जिसे सिटी लॉर्ड बनने का कोई हक ही नहीं था। उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सरीन शोर्स ट्रेडिंग वालों को तो बस पैसा चाहिए था। इसी तरह जुओ फैन ने गोल्डबो सिटी में 3 दिन बिताए और कोई भी उसके बारे में कुछ पता नहीं कर सका। अब वो कमर्शियल लाइन पूरी तरह उसके काम की बन चुकी थी। सारे सरकारी कागज पत्तर सिटी लॉर्ड ने संभाल लिए थे। पैसा वाकई रास्ता बनाता है। अब जब वो छोटे सांजी को लेकर वेस्टर्न लैंड की तरफ जाने वाला था, तभी एक खबर ने पूरे स्वॉर्ड स्टार एम्पायर को हिला डाला। जुओ फैन, वो दुष्ट डीमन, आखिरकार गोल्डबो की उस शांत और समृद्ध नगरी में अपनी छाप छोड़ गया, एक विनाशकारी छाप। प्राइम मिनिस्टर गोल्डबो सिटी के लॉर्ड बाइली जिंग्यू ने एक गिफ्ट भेजा है। आपकी उम्र लंबी हो और आपका भविष्य असीम हो। राजधानी में प्राइम मिनिस्टर के घर बाइली जिंगवे बस अभी अभी शंगवान फेयून और डांकिंग शेन के साथ घर में दाखिल हुए ही थे, जब एक सेवक ने झुककर एक काली स्टोन पेश की। बैली जिंगवे ने भौहें चढ़ाई। तुम कहना चाह रहे हो कि वो मूर्ख बैली जिंग्यू ने भेजा है? वापस ले जाओ। मैं पेट्रियार्क से मिलने जा रहा हूं, मुझे तोहफों का समय नहीं है। सेवक हिचकिचाया। बाइली जिंग्यू ने कई बार ताकीद दी थी कि ये गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर तक जरूर पहुंचे ताकि उसका भविष्य सुधरे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर तो सुनने को ही तैयार नहीं थे। डांकिंग शेन हंस पड़े और सलाह दी, प्राइम मिनिस्टर बाइली, उनके नेक इरादों को ठुकराना क्यों? हा। ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग, ये आदमी इंसान के रूप में सबसे निकृष्ट है, एक ऐसी मक्खी जो बस किसी तरह जी रही है। इसके गिफ्ट में जरूर कोई चाल होगी, और मैं एम्पायर की सुरक्षा को किसी मूर्ख की वजह से दांव पर नहीं लगाने वाला, बाइली जिंगवे ने ठंडी आवाज में कहा। शंगवान फेयून बुदबुदाए, वो गोल्डबो सिटी का लॉर्ड है जहां सरीन शोर्स ट्रेडिंग है। फिर आपने उसे वहां रखा ही क्यों, जब आपको उससे इतनी नफरत है? बस उसी वजह से जो तुमने बताई। बाइली जिंगवे मुस्कराए, जब से मैंने पद संभाला है, मैंने व्यापार को खूब बढ़ावा दिया है। अगर वहां कोई काबिल लॉर्ड होता तो सरीन शोर्स ट्रेडिंग इतनी बड़ी नहीं बनती। जब एक बेकार इंसान पड़ा ही था तो उसे भी किसी काम में ले लिया। एक तरफ तो वो हमारे ध्यान का प्रतीक बनकर वहां है ताकि व्यापारी सीमा न लांघे, दूसरी तरफ वो खुद कोई समस्या नहीं खड़ा कर सकता। मुझे यकीन है कि इन सालों में वो बूढ़ा वू उसे अपने मुताबिक चला रहा होगा। वैसे भी वो सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। हा, प्राइम मिनिस्टर तो इतने समझदार हैं कि किसी को भी खाली नहीं छोड़ते, एक डेड वेट तक को नहीं बख्शा। शांगवान फेयून ने व्यंग्य में हंसते हुए काली स्टोन की तरफ देखा। ये आखिर है क्या? मैंने पहले कभी नहीं देखा। सेवक हल्के से मुस्कुराया और झुककर बोला, प्राइम मिनिस्टर और स्वॉर्ड किंग्स, ये सरीन शोर्स ट्रेडिंग का नया सामान है जो इस समय पूरे साम्राज्य में चर्चा में है। बस 3 दिन में ही राजधानी के रईसों में इसके लिए होड़ मच गई है। सिटी लॉर्ड ने इसे सारे राजकुमारों और जनरलों को भेजा है और किसी ने भी मना नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर अभी राजधानी लौटे हैं, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो सब इसके पीछे पागल हैं? शंगवान फेयून ने जिज्ञासा से उसे उठाया। नौकर बड़ा खुश हुआ कि स्वॉर्ड किंग फेयून को जरा भी दिलचस्पी दिखी। झट से झुककर बोला, स्वॉर्ड किंग, इसे डीमन स्पिरिट स्टोन कहा जाता है, बहुत ही दुर्लभ चीज है। ये स्पिरिट स्टोन्स और सेक्रेट स्टोन से अलग है। इसमें जो युआन क्यूई भरी होती है वो पूरी तरह से सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी बहुत बड़ी मात्रा में युआन क्यूई एकदम आपके हाथ में होगी और कल्टीवेशन करते वक्त थकान का कोई झंझट नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो तब होता है जब कोई नया चरण पार करने की कगार पर होता है, तब ये हर रुकावट को हटाकर आगे बढ़ा देता है। मेरे लॉर्ड ने 20 साल बाद एक बार फिर सक्सेसफुली प्रमोट किया है।
इंपीरियल कैपिटल के सारे बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजी से तरक्की कर रहे हैं। सबके मुंह से बस तारीफ ही सुनने को मिलती है इस डीमन स्पिरिट स्टोन की। इतनी बढ़िया चीज है। शंगवान फेयून की भौं तन गई। उसने उस काले पत्थर को देखा और फिर बैली जिंगवे की ओर देखा। प्राइम मिनिस्टर, अगर ये इतना जबरदस्त है तो आप ही इसे आजमा लो। क्या पता कुछ ही सालों में जेनेसिस स्टेज तक पहुंच जाओ और राजनीति और ताकत दोनों में माहिर बन जाओ। हा हा हा। बैली जिंगवे ने आंखें घुमाई। स्वॉर्ड किंग फेयून, अगर ये पत्थर आपको इतना पसंद आ गया है तो आप ही क्यों नहीं आजमा लेते? क्या पता जल्द ही पेट्रियार्क की बराबरी कर लो या फिर पूरी दुनिया से भी ऊपर चले जाओ। शंगवान फेयून हंसते हुए सिर झटकने लगा। फिर उसने हाथ घुमाया और पत्थर को हिकारत से वापस नौकर की तरफ फेंक दिया। नौकर हक्का बक्का रह गया। वो तो कई दिन से इंपीरियल कैपिटल के ऊंचे तबके में यही चीज दिखा दिखा कर घूम रहा था और हर कोई तो इसके लिए पागल हुआ जा रहा था। जो लोग पहले इसके काम से अनजान थे वो भी जैसे ही इसकी खूबियां सुनी पल भर में राय बदल दी। तो फिर ये तीनों इतनी घृणा क्यों दिखा रहे हैं? क्या इन्हें पहले से डीमन स्पिरिट स्टोन के बारे में पता था? मगर उनके चेहरे देखकर तो यही लग रहा है कि पहली बार देख रहे हैं। ये सोचते सोचते नौकर और भी उलझन में पड़ गया। मन ही मन आह भरी। यही फर्क है असली मर्दों और दुनियादारी वालों में। जिनके पास असली ताकत होती है उन्हें किसी चीज का लोभ नहीं होता। ये हैं असली कद वाले लोग। जाओ बैली जिंगयू से कह दो कि इंपीरियल कैपिटल में दोबारा ऐसी चीजें भेजने की जरूरत नहीं। सरीन शोर्स ट्रेडिंग के पास ऐसी चीजों की कभी कमी नहीं रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें कहाँ भेजते हैं, बस सेंट्रल एरिया में मत भेजो, नहीं तो सीधा मुझसे सामना करना पड़ेगा। फिर बैली जिंगवे की आवाज अचानक कड़क गई। और सुनो, मैंने उसे वहां इसलिए नहीं बिठाया कि वो ऑफिशियल मिलिट्री लाइन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता रहे और हर जगह उपहार भेजे। अगली बार अगर उसने किसी ऐसी मामूली बात के लिए इसका इस्तेमाल किया तो सीधा निकाल बाहर करूंगा। नौकर सन्ने रह गया। ये क्या हो गया? क्या सिटी लॉर्ड का ये करना गलत था कि उन्होंने इंपीरियल कैपिटल को इतनी अहम चीज भेजी? और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर को ये गिफ्ट पसंद नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसे पूरे सेंट्रल एरिया से बैन कर दिया जाए। ये तो वो चीज है जिससे ना जाने कितने एक्सपर्ट्स आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एम्पायर के लिए फायदेमंद ही है। मेरे लॉर्ड को ये बात समझ आती है, सरीन शॉर्स ट्रेडिंग को भी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और दो स्वॉर्ड किंग्स को ये बात क्यों नहीं समझ आई? ये क्या सोच रहे हैं? डैंकिंग शेन ने उसकी उलझन दूर की। बेटा, कल्टीवेशन का मतलब है प्राकृतिक नियमों के खिलाफ चलना, एक ऐसा रास्ता जो तकलीफों और दुखों से भरा होता है। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही इसे पार किया जा सकता है। ये जो चमकदार चीज तुम लाए हो ये रास्ता बहुत आसान बना देती है। कोई भी चीज जो बहुत आसान हो वो इस दुनिया के नियमों के खिलाफ जाती है, कल्टीवेशन के असली मूल के खिलाफ। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इसे एम्पायर में फैलने से रोक दिया। हमने सालों साल मेहनत की है और एक बात बार बार सीखी है, जल्दी करने से नुकसान ही होता है। शंगवान फेयून बोला, बहुत सारी मेडिसिन खाकर अगर कोई तेजी से आगे बढ़ जाए तो उसके बाद नई शक्ति को स्थिर करने के लिए समय चाहिए होता है, वरना कल्टीवेशन में गड़बड़ी हो जाती है जो भविष्य को खराब कर देती है। ये चीज तो बस उन अधीर और बेसब्र युवाओं के लिए है, लेकिन 9 स्वॉर्ड किंग्स और कुछ पुराने जेनेसिस स्टेज के लोग इसे पसंद नहीं करते। आखिर में कल्टीवेशन तो अपने दम पर ही करनी होती है। यही तरीका है सबसे ऊपर पहुंचने का, ना कि किसी शॉर्टकट से। इस पत्थर से सब आसान हो जाएगा और असली एक्सपर्ट्स तो फिर शायद ही कोई बन पाएगा। उल्टा, इससे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की दूरदर्शिता वाकई में लाजवाब है। हम जैसे पुराने लोग तो इसके नुकसान को जानते हैं ही, मगर प्राइम मिनिस्टर ने तो पहली ही नज़र में सब समझ लिया। हा हा हा। बैली जिंगवे की आंखों में चमक आई। उसने तिरस्कार से कहा, मैं कोई स्वॉर्ड किंग नहीं हूं कि कल्टीवेशन में डूबा रहूं, मगर मैं ये सच्चाई जरूर समझता हूं। हर चीज मेहनत से बनती है, किसी आसान रास्ते से नहीं। जो चीज आसान से मिलती है वो उतनी ही आसानी से खो भी जाती है। जितना ज्यादा तुम बिना मेहनत के पाओगे उतना ही जल्दी सब चला भी जाएगा। यह दुनिया संतुलन पे चलती है, जितना दोगे उतना ही पाओगे। यही सच्चाई है। कभी कभी लोभ आता है, मगर ज्यादातर बार अपने दिल को रोकना पड़ता है, खासकर जब कोई चीज तुम्हारी आत्मा तक को ललचा रही हो। जितना बड़ा लोभ उतनी ही बड़ी गिरावट। प्राइम मिनिस्टर वाकई में बुद्धिमान है। मैं तो उनकी समझदारी को सलाम करता हूं। डैंकिंग शेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नौकर वहीं ठिठक गया। जो चीज सबको पागल कर रही थी, इन ताकतवर लोगों की नज़र में वो तो एक मुसीबत थी। सच्ची ताकत वाले लोग चीजों को बिल्कुल अलग नजरों से देखते हैं। उसने उस पत्थर को हाथ में लेकर दोबारा देखा। जो लालच उसके मन में पहले से था कि कुछ अपने पास रख लेगा, वो अब पूरी तरह से गायब हो गया। अब उसमें कोई चाह नहीं बची थी। हाँ, ये दुनिया संतुलन पर ही टिकी है। जो कल्टीवेटर्स डीमन स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे वो जल्दी आगे बढ़ेंगे, मगर कभी सबसे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। एक एक कदम चलकर आगे बढ़ना ही असली राह है जो अंतहीन संभावनाएं खोलता है। बाकी लोग बस सामने की चीजें देखते हैं, मगर मैं अब भविष्य की ओर देखता हूं। उसने झुककर 3 बार गहरा प्रणाम किया, आंखों में कृतज्ञता भरकर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर और स्वॉर्ड किंग्स को। आपने जो सीख दी मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा।
मैं ये डीमन स्पिरिट स्टोन्स वापस ले जाकर अपने लॉर्ड को प्राइम मिनिस्टर का संदेश पहुंचा दूंगा। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाकर उसे जाने दिया। प्राइम मिनिस्टर जिंग मैनर में कुछ हुआ है। अचानक एक ऊंची आवाज आई और फिर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजी। एक ऑनर्ड जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट घबराया हुआ तीनों के सामने आकर झुक गया। बेली जिंगवेई ने पूछा, क्या हुआ? जिंग मैनर में क्या बात है? प्राइम मिनिस्टर, यू मैनर में मुसीबत है, कृपया चलिए। प्राइम मिनिस्टर, मास्टर लू खतरे में हैं। प्राइम मिनिस्टर, जनरल ची भारी जख्मों से गिर पड़े हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट। चीख पुकार बहुत देर तक होती रही। एक के बाद एक लोग दौड़ते हुए आ रहे थे अपने अपने घरों की गंभीर समस्या बताने। सब डरे हुए थे और ये सारे रिपोर्ट्स एम्पायर के बड़े बड़े घरों से थे, लगभग 30 परिवार। बेली जिंगवेई का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। चलो सबसे पहले जिंग मैनर की खबर लेते हैं। जी। सारे इंपीरियल गार्ड्स ने सिर झुकाकर हामी भरी और पीछे हो लिए। डंकिंग शेन और शांगवान फेयून फिलहाल फुर्सत में थे तो वो भी साथ हो लिए। बाइली जिंगवे और उसका दल एक शानदार महलनुमा जगह पहुंचा जहां सामने जिंग मैनर का चमकदार बोर्ड लटका था। बेली जिंगवे का चेहरा और सख्त हो गया। वो तेजी से भीतर गया। अंदर पहुंचते ही उसने प्रिंस जिंग की रोती हुई रखेलों को देखा। मुख्य हॉल में जमीन पर एक काले पत्थर जैसे शरीर का इंसानी ढांचा पड़ा था। ध्यान से देखने पर लग रहा था मानो कोई पत्थर की मूर्ति हो जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो और चमक रही हो। फिर भी सभी औरतें उस अजीब से पत्थर के पास बैठी हुई थीं और फूट फूट कर रो रही थीं। प्रिंस जिंग कहाँ है? बेली जिंगवेई ने इधर उधर देखा और सख्त आवाज में पूछा। एक औरत ने आंसू पोंछते हुए कांपती हुई आवाज में सिर झुकाया और काले पत्थर जैसे ढांचे की ओर इशारा किया। प्राइम मिनिस्टर, आप आखिरकार आ गए। ये है प्रिंस जिंग। बेली जिंगवे की सांस अटक गई। ये प्रिंस जिंग है? ये इस हालत में कैसे पहुंच गए? उस औरत के होंठ कांपने लगे और आंसू तेजी से बहने लगे। हमें कुछ पता नहीं प्राइम मिनिस्टर। प्रिंस जिंग पिछले 2 दिन से बंद कमरे में थे। आज ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और बहुत खुश थे कि इतने सालों के बाद आखिरकार सोल हार्मनी स्टेज से निकलकर जेनेसिस स्टेज तक पहुंच ही गए। लेकिन तभी उन्हें झटके लगने लगे। काले धुएं जैसी ऊर्जा उनके शरीर से निकलने लगी और धीरे धीरे वो अकड़ने लगे। फिर उनका पूरा शरीर पत्थर जैसा काला हो गया और वो मर गए। बेली जिंगवे की भौहें एकदम चढ़ गईं। दिमाग तेजी से चलने लगा। ये क्या हो गया? प्रिंस जिंग की मौत तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। डांचिंग शेन और शांगवान फेयून भी चुपचाप सुन रहे थे, चेहरों पर ऐसा भाव जैसे वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे हों। अपनी जिंदगी में इतनी हत्याएं देख लेने के बाद भी ऐसी मौत उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हालात ही इतने अजीब थे कि किसी के पास कोई भी साफ जवाब नहीं था। उधर जो सेवक तोहफे लेकर आया था वो धीरे से पास आया और जैसे ही उस काले शव पर नजर पड़ी, उसके हाथ में जो डीमन स्पिरिट स्टोन था उसे देखकर माथे पर बल पड़ गए। ये तो बड़ा अजीब है। ये तो ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे डीमन स्पिरिट स्टोन। क्या कहा तूने? बेली जिंगवे के कानों में उसके बड़बड़ाने की आवाज पड़ गई और उसने तीखी नजर से उसे घूरते हुए पूछा। डर के मारे सेवक कांपने लगा और हकलाते हुए बोला, प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रिंस जिंग का शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो डीमन स्पिरिट स्टोन जो सिटी लॉर्ड ने मुझे देने को कहा था। इधर दे। बेली जिंगवे की आंखों में चमक आई और उसने पत्थर झपट लिया। फिर शव के पास जाकर मिलाया और बोला, ये बिल्कुल एक जैसा है। प्रिंस जिंग खुद डीमन स्पिरिट स्टोन बन गया है। सबके मुंह से दबी हुई सांस निकली। इंसान कोई ऐसे कैसे बन सकता है? ये तो हद हो गई। बेली जिंगवे का माथा कांपने लगा, मुट्ठियां भींच लीं और फिर एकदम से औरतों की तरफ देखा। प्रिंस जिंग पिछले 3000 सालों से सोल हार्मनी स्टेज पर अटका हुआ था। वो कैसे आगे बढ़ा? क्या उसने इसी जैसे किसी पत्थर का इस्तेमाल किया? हाँ, कुछ ऐसा ही था। औरतों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उनकी उम्र अब सिर्फ 120 साल बची थी। अगर अगले 100 साल में वो सक्सेसफुली प्रमोट नहीं होते तो उनका अंत तय था। इसलिए वो पिछले कई दशकों से कल्टीवेशन में लगे हुए थे। करीब 3 दिन पहले किसी ने उन्हें कुछ दिया था जिससे वो आगे बढ़ पाए, पर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। औरतें फिर से रोने लगीं। बेली जिंगवे को अपनी बात मिल चुकी थी। उसने सख्त नजरों से सेवक की तरफ देखा। बता, क्या तू 3 दिन पहले यहां आया था प्रिंस जिंग को ऐसा पत्थर देने? हाँ। सेवक थोड़ा ठिठका और बोला, सिटी लॉर्ड के कहने पर कैपिटल के सारे ऊंचे घरानों को ये पत्थर दिए गए थे। बेली जिंगवे का चेहरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया, आंखें पत्थर जैसी। तो वो सारे महल जहां के गार्ड मेरे पास रिपोर्ट देने आए थे, क्या तू उन घरों में भी गया था? शायद। हाँ, गया था। तो और कितने घरों में गया है तू? लगभग 2/3 में। बेली जिंगवे के दांत चब गए गुस्से से। गॉड्स, इस आदमी को पकड़ो और जिन घरों में रिपोर्ट नहीं आई वहां जाकर हर डीमन स्पिरिट स्टोन को नष्ट कर दो। बाकी सब मेरे साथ चलो, बचे हुए घरों की जांच करेंगे। जी सर। गार्ड्स 2 दलों में बांट गए। एक गया काले पत्थरों को इकट्ठा करने, दूसरा प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकी घरों की तरफ।
प्रिंस यू, मास्टर लू और बाकी जिनका जिक्र रिपोर्ट्स में था, सब के सब प्रिंस जिंग जैसे काले पत्थरों में बदल चुके थे। सब ने इन 3 दिनों में जी जान लगाकर कल्टीवेशन की थी, उन्हीं डीमन स्पिरिट स्टोन्स के साथ। अब तो जवाब एकदम साफ था। शांगुआन फेउन ने हर पत्थर बनी लाश को देखकर हंसी उड़ाई। मूर्ख लोग, लालच में फंस गए। क्या जरूरत थी इस बेवकूफ़ी की? तुम लोग एम्पायर के अधिकारी थे और इतनी आसानी से फंस गए। लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है। अभी उम्र बाकी थी, पर लालच में सब कुछ खत्म कर लिया। हाँ, ये सारे एम्पायर के बड़े अफसर थे, कुछ दरबार में तो कुछ सेना में। अब दर्जनों कुर्सियां खाली हो गई हैं, इतनी आसानी से योग्य लोग नहीं मिलेंगे। डांचिंग शेन की आंखें ठंडी थीं, इससे तो एम्पायर के 1/3 अफसरों की जान चली गई। प्राइम मिनिस्टर, अब तो सारा काम आपके सिर पर होगा, अकेले कैसे संभालेंगे आप? शांगुआन फेउन ने उसकी तरफ देखा और दोनों जोर से हंस दिए। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था इन मरने वालों से। अच्छा ही हुआ, जो बोया था वही पाया। प्राइम मिनिस्टर ही एक थे जिनके हाथ में सब आ पड़ा। अब उनके पास कोई नहीं बचा जो काम बांट सके। उन्हें अब नींद नसीब नहीं होगी और शायद अब किसी और स्वॉट किंग के यहां भी नहीं जा पाएंगे। डांचिंग शेन को तो यही अच्छा लग रहा था, अब प्राइम मिनिस्टर की पैनी निगाहें उन पर नहीं रहेंगी। हर वक्त उनके पीछे उसकी नजरें थीं, अब थोड़ा चैन मिलेगा। पर प्राइम मिनिस्टर की तो जैसे नसें फटने वाली थीं। एम्पायर की एलीट क्लास का 1/3 हिस्सा ऐसे ही मर गया। ये एम्पायर की ताकत को हिला सकता है। जितनी देर ये खालीपन बना रहेगा, एम्पायर की हालत उतनी ही गिरती जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कोई तो दोषी होगा, अब देखना था कि कौन। बैली जिंगवेई ने आंखें सिकोड़ लीं और दांत पीसते हुए बोला, गार्ड, पूरे इंपीरियल गार्ड्स को इकट्ठा करो और ऑफिशियल लाइन खोल दो। अब सीधा हमला होगा गोल्ड बो सिटी पर। हो बैली जिंग्यू, निकम्मा आदमी, तूने रिश्वत देनी चाहिए थी। अब देख, तेरी उन्हीं रिश्वतों ने मुझे तेरे सिर पर ला खड़ा किया है जैसे कोई नरक का राजा। पीछे दोनों स्वॉर्ड किंग अब भी हंसी में लोटपोट हो रहे थे। उधर गोल्ड बो सिटी में सिटी लॉर्ड और सरीन शोर्स ट्रेडिंग को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस अपने अचानक बढ़े व्यापारिक फायदे में मग्न थे। सर, ऑफिशियल लाइन की तरह कमर्शियल लाइन सेट करना थोड़ा वक्त लेता है। सेंट्रल एरिया से लेकर वेस्टर्न लैंड्स तक हजारों मील का फासला है। सेक्रेट स्टोन्स की जरूरत भी बहुत थी, पर अब 3 दिन की मेहनत के बाद अरे तैयार है। अगर कोई देर हुई हो तो माफ कीजिए। सरीन शोर्स ट्रेडिंग के मुख्य भवन के पीछे सेक्रेट स्टोन्स ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान में तारे। लाखों करोड़ों पत्थर बिल्कुल अपनी सही जगह पर रखे हुए थे। बीच में बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। वहां बना काला गड्ढा स्पेस को तोड़ मरोड़ रहा था। एल्डेस्ट यंग मास्टर वही नकली सी मुस्कान लिए पोर्टल के सामने खड़ा था और जुओ फैन को झुककर विदा कर रहा था। उसके पीछे थे सैकड़ों जेनेसिस स्टेज के एल्डर जो जुओ फैन को विदा करने आए थे। इससे पता चलता है कि जुओ फैन उनके लिए कितना अहम था। जुओ फैन ने सिर हिलाया और गू संतोंग को पीठ पर बिठाकर मुस्कुराया। आप सबने इन दिनों जो मेरी देखभाल की है उसके लिए दिल से शुक्रिया। और ये विदाई आखिरी नहीं है, आगे भी हमारा साथ बना रहेगा, तब भी आपकी मदद लेनी पड़ेगी। सच में? तो फिर बहुत बढ़िया बात है, हमारी कंपनी हमेशा आपका स्वागत करेगी। हा, वो रांझे हंसते हुए झुक गया। उसे अब तक नहीं पता था जुओ फैन कौन है, पर बस ये जानकर ही खुश था कि व्यापारिक रिश्ता बना रहेगा। असली पहचान से कोई मतलब नहीं था, और जब सामने वाला कुछ बताना नहीं चाहता तो व्यापारी भी ज्यादा पूछते नहीं। उन्हें बस फायदा चाहिए, मुनाफा चाहिए। दोस्ती, पहचान, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सर, अब हमसे संपर्क कैसे होगा? मैं खुद संपर्क कर लूंगा। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी और फिर बात बदल दी। वैसे सिटी लॉर्ड कहीं दिख नहीं रहे, पिछले कुछ दिनों में तो काफी करीब आ गए थे इस भाई से। वो रांझे ने मुंह बनाकर धीरे से कहा, सर, वो आदमी तो सिर्फ अपनी हवस से सोचता है। किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है, बस पैसे मिले। अभी जब सर जा रहे हैं तो सदर्न लैंड्स की सबसे सुंदर स्त्री इमॉर्टल हीलर मुरोंग शू हमारे शहर आई हैं, तो वो तो खुश हो गया उन्हें स्वागत देने में। अपनी ताकत दिखाने के लिए पिताजी को भी साथ ले गया। इसी वजह से पिताजी आपको विदा नहीं कर पा रहे। सदर्न लैंड्स की इमॉर्टल हीलर मुरोंग शू है? जुओ फैन को जिज्ञासा हुई। अरे हाँ, याद आया, ये तो मुरोंग लाई आर्डेंट सनस्वर्ड गॉड की बहन है, सदर्न लैंड्स के सबसे ताकतवर इंसान की। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे सेंट्रल एरिया में घुस आने की? दोनों लैंड्स के बीच तो इतनी टेंशन है। वो रांझे ने सिर हिलाया। सर, सेंट्रल एरिया वाले अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। वो कभी भी सदर्न लैंड्स के सबसे बड़े वॉरियर की बहन को धमकाकर दबाव नहीं डालेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर बैली जिंगवे तो दिमागी चालों में माहिर हैं। उन्होंने डांकिंग शेन और शांगुआन फेयुन जैसे लोगों को भी अपनी ओर मिला लिया है, जो कभी वेस्टर्न लैंड और ईस्टर्न लैंड के सबसे ताकतवर लोग थे। वो कभी इतना नीचे नहीं गिरेंगे कि किसी की बहन पर हाथ डालें। अगर ऐसा करते तो फिर कभी शांति वार्ता नहीं हो सकती। इसलिए मुरोंग शू के लिए सेंट्रल एरिया ही सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ कोई उसे छुएगा नहीं, बल्कि सब उसकी सुरक्षा ही करेंगे। हाँ, कुछ लोग उसे देखकर लालच में जरूर हैं। जुओ फैन हल्की हंसी के साथ सिर हिलाते हुए बोला, बड़े यंग मास्टर, क्या सिटी लॉर्ड बैली जिंग्यू पर निशाना साध रहे हैं?
पर कोई भी अपनी औकात से ऊपर जाने की चाह रखता है। सबको तो हर दिन हंस का मांस चाहिए होता है, पर आखिर में पता चलता है कि वो अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही समझ बैठे थे। बड़े यंग मास्टर, क्या आपने भी कभी ऐसा चाहा नहीं कि आप मेंढक होते? हाँ, मजाक मत कीजिए सर, मेरा वो मेंढक वाला सपना तो नाकाम ही रहा। वो तो सदर्नलैंड की प्रिंसेस है, भला एक आम व्यापारी घराने के लड़के की तरफ वो देखेगी भी कैसे? असल में व्यापार भी किसी को पसंद करने जैसा है, तभी तक चलता है जब दोनों के विचार एक जैसे हों, नहीं तो बात वहीं खत्म। तभी से मैंने ऐसे व्यापार में दोबारा कदम नहीं रखा। वो रांझे हल्की सी हंसी के साथ बोला। झुओ फान की आंखें हल्की सी चमकी। तो तुम मुरोंग शुए के पीछे भी एक व्यापारिक मकसद लेकर गए थे। अब समझ आया तुम क्यों हारे, लेकिन उस हार से लगता नहीं कि कोई सीख मिली हो। अभी भी तुम्हारी वो मेंढक वाली आदत गई नहीं। बस फर्क ये है कि अगर गलती से तुम्हें सच में हंस का मांस चखने को मिल गया तो हो सकता है अंत में पता चले कि वो जहर भरा था। वो रांझे चौंक पड़ा। झुओ फान मुस्कुराया। जल्द ही पता चल जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया, अगली बार के सहयोग का इंतजार रहेगा। आपका स्वागत है। हमारी कंपनी के लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे प्रतिष्ठित मेहमान के साथ सौदा हुआ। उम्मीद है अगली बार और भी नज़दीकी संबंध बनेंगे। जरूर होंगे, हालांकि ये नहीं कह सकता कि अगली बार मुलाकात होगी भी या नहीं। हा। एक अजीब मुस्कान के साथ झुओ फान ने वो रांझे को घूरा और फिर छोटे सांजी को उठाकर कमर्शियल लाइन की तरफ बढ़ गया। बड़े यंग मास्टर, अगली बार के लिए अलविदा। हा, उम्मीद है मिलेंगे फिर से, लेकिन शायद मुश्किल हो। हुशक। काले धुएं जैसी एक पोर्टल ने उसे निगल लिया और जाते जाते झुओ फान ने वो रांझे को एक रहस्यमयी मुस्कान दी जिससे वो सन्न रह गया। उसका मतलब क्या था? तभी एक घबराया हुआ एल्डर भागता हुआ आया। बड़े यंग मास्टर, मिस मुरोंग शुए की गाड़ी अभी आने ही वाली है। पता है कि पिछली बार आपकी प्रपोजल नाकाम रही, लेकिन व्यापार अब भी संभव है। हमारे सदर्नलैंड की शाखा को मुरोंग नाम की जरूरत है। मुझे मालूम है। अब जब एक प्रतिष्ठित ग्राहक के साथ सौदा पूरा हुआ तो अब अगली की बारी है। वो रांझे ने लंबी सांस ली और पूरा जत्था शहर के दरवाजे की ओर उड़ चला। शहर के फाटक पर भारी भीड़ थी। बाली जिंगयू एकदम सजे संवरे खड़े थे और उनके बगल में सेरिन शो ट्रेडिंग के चेयरमैन वू जिंगताओ बिल्कुल संतुलित मुद्रा में खड़े थे, न ज्यादा झुके हुए न ही अकड़े हुए। गड़गड़ाहट। तीसरे स्तर के स्पिरिचुअल बीस से खींची एक बग्घी जोरों की रफ्तार से शहर की ओर बढ़ रही थी। अगर झुओ फान वहां होता तो जरूर चौंक जाता, क्योंकि ये वही बग्घी थी जिसने उसके बेटे को बचाया था। एहम। बाइली जिंगयू ने खांसते हुए बग्घी की ओर देखा जो अब धीरे हो रही थी। उसने जोरदार मुस्कान चिपका ली, जैसे कोई बड़ा स्वागत करने वाला हो। पीछे बाकी लोग भी तैयार थे। लगाम खींचते ही बग्घी रुक गई और उसमें से एक 17 साल की लड़की छलांग मारकर उतरी। भीड़ को देखकर झुई एर मुस्कुराई और पीछे मुड़ते हुए बोली, यंग मिस, लगता है यहाँ कोई और दीवाना भी खड़ा है आपका। सिर्फ कुछ आम लोग हैं झुई एर, सीधे अंदर चलो। नहीं चल सकता, लोग रास्ता रोके हुए हैं, जब तक आप इन्हें कुचलना ना चाहें। झुई एर ने सिर हिलाया। बैली जिंगयू भागते हुए आया और झुई एर की तरफ नजर मारते हुए बोला, स्वागत है इमॉर्टल हीलर मुरोंग। मैं हूं बैली जिंगयू, इस साधारण शहर का लॉर्ड। आपके बारे में बहुत सुना है। जब पता चला कि आप यहां से गुजर रही हैं तो इतनी खुशी हुई कि रात भर नींद ही नहीं आई। अब जब मिल ही गए हैं तो क्या आपकी सुंदर सूरत देखने का सौभाग्य मिल सकता है? बेहूदी, नीचता, सुअर कहीं का। आसपास खड़े लोगों के मन में तो ऐसे ही ख्याल आ रहे थे, जानते हुए कि वो सिर्फ अपनी हवस में ऐसा कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर वो शहर का लॉर्ड था, कोई आम आदमी नहीं। थोड़ा तो लिहाज बनता ही है। पर मुरोंग शुए क्या कोई साधारण लड़की है? क्या वो ऐसे किसी की बातों में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या सीरिन शो ट्रेडिंग के चेयरमैन सर वो यहाँ हैं? बग्घी के अंदर से एक मीठी आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। बाइली जिंगयू का तो पूरा शरीर कांप उठा उस आवाज से, एकदम ललचा गया। वो जिंगताओ आगे बढ़ा, हाथ जोड़ते हुए बोला, मिस ने अभी मुझे याद रखा। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मिस शुए के लिए। कुछ खास नहीं, बस नॉर्दर्न लैंड लौटने की जल्दी है, रास्ते भर थक गई हूँ। आपकी कंपनी की कमर्शियल लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्या संभव है? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी तरह से मंजूरी देता हूँ। जवाब वो जिंगताओ ने नहीं बल्कि बैली जिंगयू ने दिया, जो अब किसी सड़क छाप गुंडे की तरह बोल रहा था। अगर ये बूढ़ा आदमी आपको कमर्शियल लाइन नहीं दे पाया तो मैं ऑफिशियल लाइन आपके लिए खोल दूंगा, ज्यादा आसान रहेगा। झुई एर के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। यह आदमी आखिर कैसे सिटी लॉर्ड बना? ये तो पूरा मस्खरा है। अगर हर शहर में ऐसे लोग हुए तो फोर लैंड्स अलायंस का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर खुद ही अपने अंदर से सड़ जाएगा। वो जिंगताओ ने उसकी ओर देखा। ये तो किसी बच्चे की तरह रोता है ध्यान पाने के लिए, चलो थोड़ी तवज्जो दे ही देते हैं। चूंकि सिटी लॉर्ड खुद कह रहे हैं तो मैं भी इसकी इजाजत देता हूँ। मिस जब चाहें कमर्शियल लाइन आपके लिए तैयार रहेगा। हाँ। वो जिंगताओ की तरफ देखकर बैली जिंगयू खुशी में सिर हिलाने लगा।
ये बूढ़ा समझदार है, जानता है कब किसके सुर में बोलना है। तो शुक्रिया सर वू और सिटी लॉर्ड मुरोंग शुए को वहां रुकना पड़ा। बैली जिंग्यू ऐसे मुस्कुराया जैसे दोपहर की धूप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हे। हुश। अचानक कुछ लोग बग्घी के सामने उतरे। वू रांझे ने अपने पिता को इशारा किया कि झुओ फान जा चुका है और बग्घी की ओर झुकते हुए बोला, मिस मुरोंग, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। गोल्ड बो सिटी में आपका स्वागत है। यंग मास्टर वू, नमस्ते, कैसे हैं आप? शुक्रिया मिस, आपकी याददाश्त के लिए। वू रांझे ने हमेशा की तरह सपाट मुस्कान दी। काफी देर चुप्पी के बाद बग्घी के अंदर से आवाज आई, यंग मास्टर वू अब भी वैसे ही हैं। उम्मीद है आपकी कंपनी सदर्न लैंड में और तरक्की करेगी। धन्यवाद मिस, आपकी शुभकामनाओं के लिए। वू रांझे मुस्कुराया। मुरोंग शुए ने सिर हिलाया। बड़े यंग मास्टर वू अब भी सिर्फ पैसों में दिलचस्पी रखते हैं, बस वहीं तक सीमित हैं। उनमें कोई भावना नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। मुरोंग शुए को निराशा हुई। एक समय उसने कुछ महसूस किया था उसके लिए, पर जब असलियत जानी तो दिल टूट गया। इतने सालों में भी उस आदमी में जरा सी भी तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल वही रहा, और यही उसके लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। बैली जिंग्यू ने जब वो रांझे को मुरोंग शुए से दोस्ती करते देखा तो जल भुन गया। वो बीच में कूद पड़ा, मिस मुरोंग, आप इतनी दूर से गोल्ड बॉ सिटी आई हैं तो मुझे आपको एक गिफ्ट देना ही चाहिए। जरूरत नहीं सिटी लॉर्ड, शुक्रिया। मुरोंग शुए ने सीधा इनकार कर दिया। पर बैली जिंग्यू कहाँ मानने वाला था। मिस, आपको मेरा गिफ्ट जरूर स्वीकार करना चाहिए। एक सिटी लॉर्ड होने के नाते मैं वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं मेरी यंग मिस कौन है ना? क्या आपको लगता है किसी भी चीज से उनका मन खुश हो जाएगा? झुई एयर ने व्यंग्य में कहा। बैली जिंग्यू ने बेहूदी हंसी हंसते हुए एक डिब्बा खोला और उसमें एक काला पत्थर दिखाते हुए बोला, मिस, ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज है जिसे आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होगा। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धड़ाम। वो जोर से कांपने लगा, जमीन पर गिरा और मुंह से झाग निकलते हुए तड़पने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलता रहा। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और सख्त हो गया, जैसे वो उसी काले पत्थर में तब्दील हो गया हो जिसे वो गिफ्ट में दे रहा था। पत्थर अब उसके बेजान शरीर के पास लुढ़क रहा था। सब लोग घबरा उठे और झुई एयर चिल्लाई, मिस, ये तो। हुश। सफेद कपड़ों में एक आकृति अचानक प्रकट हुई, बग्घी से निकलकर सीधे बैली जिंग्यू के सामने खड़ी हो गई। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।